Hello everyone. Today's we are discussing about the chapter number 15 body fluid and circulation. इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम करने वाले हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ब्लड, दूसरा है लिम्फ जिसे टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, सर्कुलेटरी पैथवे, डबल सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे, डबल कंप्लीट सर्कुलेशन और डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और जो लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होता है मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में। हायर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो ब्लड होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड, और अगर लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं जैसे स्पॉन्जेज हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, इसमें सर्कुलेटरी सब्सटेंस कौन सा होता है तो वाटर होता है। क्लियर? दियर सराउंडिंग्स थ्रू दियर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट दिस सेल टू एक्सचेंज दियर सब्सटेंस। लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है तो वाटर, हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है। क्लियर? देखो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या एग्जांपल दिया, ह्यूमन बीइंग। अनदर बॉडी फ्लूइड जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ब्लड का कंपोजिशन देखो क्या होता है। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर इसमें हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा होता है 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो ये होते हैं हमारे 45%। ब्लड में प्लाज्मा का लेवल कितना होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%। प्लाज्मा की बात करते हैं तो देखो क्या लिखा है, कंपोजिशन 55% ऑफ द ब्लड, और प्लाज्मा में जो वाटर का कंपोजिशन कितना होता है 90 से 92% प्लाज्मा इज वाटर। प्रोटीन कितना होता है 6 to 8%। क्लियर? इनको हम बोल देते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है, देखो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन किस में, डिफेंस, और एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस में, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। डिफेंस जैसे ग्लोब्यूलिन दिया, गामा ग्लोब्यूलिन एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए। ये मेजर प्रोटीन हो गई जो 6 से 8% इसका कंपोजिशन है इन प्रोटीन का। तो ये इनके फंक्शन भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए गए। देखो यहाँ पे दिया गया भी है, फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन किस में, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एल्ब्यूमिन जो करता है क्या, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, प्लाज्मा में जो होते हैं ना, प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कॉमन लिपिड्स। ये प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं ना प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। देखो जिनको क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। क्लियर? प्लाज्मा जैसो साइड में लिखो, देखो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिए जाए, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो इसको हम बोल देंगे क्या, सीरम। क्लियर? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, सॉलिड पोर्शन ऑफ द ब्लड। सॉलिड पोर्शन ऑफ ब्लड कितना परसेंट था, 45%। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो इरेक्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स।
ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45% ऑफ द ब्लड। इरेक्थ्रोसाइट बेसिकली क्या होता है, इरेक्थ्रोसाइट में देखो क्या क्या लिखा है, इसे ही आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट होता है 5.5 मिलियन, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। क्लियर। फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो इन दी एडल्ट। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बाई कॉनकेव शेप होता है इनका। रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्लियर। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल में 100 ml में। कितना, 12 से 16 ग्राम। सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है इनका, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और लाइफ स्पेन की बात करते हैं अगर आरबीसी की, तो 120 दिन लाइफ स्पेन होती है और डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाती हैं, स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, इसी को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें लेक ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड होती हैं, आरबीसी कैसी थी, ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। एवरेज नंबर कितना होता है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ल्यूकोसाइड शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी की होती हैं डब्ल्यूबीसी, एक तो ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरी ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है और जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं उनको बोल देते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेन्यूलोसाइट लिख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, तीसरी है हमारी बेसोफिल्स। ये है हमारी ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट कौन कौन सी हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये ए ग्रेन्यूलोसाइट हो गए। देखो वही लिखा है यहाँ पे, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल ग्रेन्यूलोसाइट हो गए, वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट कौन सी हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट। न्यूट्रोफिल यहाँ पे जो होती है ना मोस्ट अबंडेंट होती हैं 60 से 65%, ठीक है। बेसोफिल कितनी होती हैं, 0.5 से 1% होती हैं। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% एंड फैगोसाइटोसिस कराती हैं, ठीक है। फॉरेन सेल्स या फॉरेन पार्टिकल को ये डिस्ट्रॉय करती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं वो फैगोसाइटोसिस कराती हैं। बेसोफिल्स जो होती हैं ना सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन, ठीक है। किस में हेल्प करती हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। कौन सी, बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करती हैं। क्लियर। इसिनोफिल्स जो होती है ना, इसिनोफिल्स इनका नंबर कितना है, 2 से 3% होती हैं, रजिस्ट इन्फेक्शन, और इनका फंक्शन क्या होता है, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे लिम्फोसाइट की, तो 20 से 25% जो होती हैं लिम्फोसाइट्स होती हैं। और 2 मेजर टाइप की लिम्फोसाइट कौन सी हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, बी लिम्फोसाइट जो होती हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, टी वाली नहीं करती हैं, लेकिन टी सेल्स जो हैं बी सेल की एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। क्लियर। प्लेटलेट्स, इन्हीं को बोल देते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स जो है एक स्पेशल टाइप की सेल्स के थ्रू बनती हैं, उनको बोल देते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो होती हैं एक स्पेशल सेल होती हैं बोन मैरो की। क्लियर। तो मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल्स होती हैं बोन मैरो की, वही प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर। इनका नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और इनकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, देखो रिडक्शन इन दियर नंबर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक कौन सा है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में देखो क्या क्या पढ़ने वाले हम, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ से। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी। क्या कह रहा है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन्स। एंटीजन्स होते क्या हैं, बेसिकली केमिकल्स होते हैं दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन दी आरबीसीज, ठीक है, नेम्ड ए एंड बी।
सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम ये डिस्क्राइब कर देंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। क्लियर। एंटीजन कहाँ पे होता है? सरफेस पे। सरफेस। एंटीबॉडी कहाँ पे होता है? प्लाज्मा में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी के नाम के अकॉर्डिंग हम बता देंगे ये उसका ब्लड ग्रुप है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हम ब्लड ग्रुप डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम और क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसको हम देख लेते हैं पहले। ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी, ये ब्लड ग्रुप है। एंटीजन ऑन द आरबीसी, एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ये है डोनर। तो यहाँ पे साइड में एक चीज़ लिख लेते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। यूनिवर्सल डोनर तो ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव आरएच को डिस्क्राइब कर रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ब्लड हमने क्या बताया था, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो देखो आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। बी है तो बी हो गया, ए बी है तो ए बी हो गया, और कोई एंटीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 या ओ। और जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी। देखो ए एंटीजन है तो एंटी बी एंटीबॉडी हो गई, बी तो एंटी ए, और ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी प्लाज्मा में, और कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी। ठीक है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है इसीलिए यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी के पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं इसीलिए क्या होता है, सॉरी हाँ, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती इसीलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। क्लियर। देखो क्या नीचे लिखा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ, और ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल डोनर ए से ले सकता है, ओ से, बी से, और ओ से, ए बी ओ से ले सकता है, और ये केवल ओ से। आरएच ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग में एक चीज़ याद रखिए, ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा। देखो आरएच पॉजिटिव, आरएच निगेटिव। आरएच पॉजिटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, निगेटिव से निगेटिव में, निगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव में कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है। अनदर एंटीजन, आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन दी रीसस मकाका मंकी। मेजॉरिटी किसकी होती है, नियरली आरएच पॉजिटिव की 80%। क्लियर। आरएच पॉजिटिव जो होते हैं इंडिविजुअल 80%, आरएच निगेटिव जो होते हैं वो कम होते हैं। 80% जो है आरएच पॉजिटिव हैं और 20% जो है आरएच निगेटिव इंडिविजुअल हैं। अब यहाँ पे एक केस बनता है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, आरएच मिसमैचिंग। समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल होती है। फर्स्ट डिलीवरी जो होती है नॉर्मल, ठीक है। तो फर्स्ट डिलीवरी इसमें नॉर्मल हो गई। फर्स्ट डिलीवरी के बाद क्या होता है, सपोज दैट अगर मदर जो है आरएच निगेटिव है और बेबी है आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे ही पहली डिलीवरी हो गई, देखो इसको हाईलाइट भी करते चलिए, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस है, आरएच मिसमैचिंग का, ठीक है। आरएच निगेटिव ब्लड किसका है, मदर का प्रेग्नेंट, और आरएच पॉजिटिव क्या है, फीटस का, ठीक है।
RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। हमने बताया ना फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या है, नॉर्मल हो गई, ठीक है। टू ब्लड आर सेपरेटेड बाई प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड possibility of exposure of maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus, पॉसिबिलिटी रहती है कि दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी। पहली डिलीवरी नॉर्मल हो गई, लेकिन दूसरी डिलीवरी कब हो, जैसे पहली डिलीवरी जब नॉर्मल हो गई तो उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे ही प्लेसेंटा को कट किया जाएगा तो एक्सपोजर हो जाएगा मैटरनल ब्लड और RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। उसके बाद क्या होगा, जब पॉजिटिव वाला मदर के ब्लड के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होने लगेंगी RH पॉजिटिव के लिए। फिर अगर दूसरे केस में बच्चा जो है RH पॉजिटिव हुआ ना, तो RH पॉजिटिव के लिए तो मदर की बॉडी में ना एंटीबॉडी बनी हुई है, तो क्या करेगा, किल करने लगेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने लगेगा फीटस को। क्यों? क्योंकि मदर की बॉडी में तो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी हैं, ठीक। फिर क्या होगा, बच्चे को क्या सीवियर एनीमिया हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है। इस केस को हम क्या बोल देंगे, इरेक्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, अवॉइड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ anti-RH एंटीबॉडी, किसको, मदर को दे दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, देखो, अवॉइड बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्लॉट किसको बोलते हैं, क्लॉट और कोगुलम, इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन, ठीक है। जहाँ पे डैमेज हो जाता है हिस्सा, वहाँ पे क्लॉट जो बन जाता है जिसको कोगुलन बोलते हैं, वो किसका थ्रेड होता है, फाइब्रिन प्रोटीन का। यहाँ पे देखो एंजाइम कैस्केड थ्योरी होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन किसकी प्रेजेंस में बनेगा, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। और फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन किसकी प्रेजेंस में बन जाएगा, ये जो यहाँ पे थ्रोम्बिन बना है ना, ये थ्रोम्बिन एक्ट करेगा फाइब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, और यही फाइब्रिन है हमारा क्लॉट। फाइब्रिन are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin, और thrombin is turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। ये जो हमने लिखा है ना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन किसकी प्रेजेंस में बना, थ्रोम्बोकाइनेस, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो थ्रोम्बिन बन गया है ना, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और यही फाइब्रिन जो है क्लॉट है। क्लियर? तो ये एंजाइम कैस्केड थ्योरी है, ये कैस्केड प्रोसेस है। तो पूछेगा कैस्केड प्रोसेस किसके लिए होता है, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, और इसके कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कुछ आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लिम्फ जो होता है इसी को बोल दिया जाता है टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट which are responsible for the immune response of the body। ठीक है, important lymph is also important carrier for nutrients and hormones। फैट जो होती है एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलाई। क्या नाम है, लैक्टियल। सर्कुलेटरी पैथवे साइड में लिखते हैं, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, फिशेस में क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन।
एम्फीबिया और रेप्टाइल में डबल इनकम्प्लीट डबल, और बर्ड्स एंड मैमल में कंप्लीट डबल। क्लियर। जो फिशेस में होते हैं ना, 1 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्या होता है, देखो एम्फीबिया और रेप्टाइल में 2 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल होता है। बर्ड्स और मैमल में क्या होता है, 2 एट्रिया प्लस 2 वेंट्रिकल होता है। क्लियर। ओपन और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। ओपन टाइप का सर्कुलेशन क्या होता है, अगर ब्लड का फ्लो वेसल्स के थ्रू नहीं हो रहा है, जैसे आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क का हो गया, ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम ओपन टाइप का सर्कुलेशन। ठीक है, एक ओपन स्पेस में बहता रहता है। देखो क्या ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनस। एनिलिडा की बात करते हैं तो एनिलिडा कॉर्डेट्स तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्यों, ब्लड का फ्लो जो होता है वेसल्स के थ्रू होता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑल वर्टिब्रेट पजेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। ठीक है, जो अभी हमने बताया है, फिशेस हैव 2 चैम्बर हार्ट, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एम्फीबिया एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ करके 3 चैम्बर होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल में होते हैं 4 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया 1 सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फिशेस। द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न हो जाता है हार्ट में, सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में देखो क्या होता है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन and the right atrium gets deoxygenated blood from the other body parts। जैसे ये हमारा हार्ट हो गया 4 चैम्बर, ये हमारे लंग्स हो गए, ये हमारा बॉडी टिश्यू हो गया। अब इसमें हमको सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ से ब्लड आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ, लंग्स। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुँच गया, उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ गया, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल के थ्रू चला गया। इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी टिश्यू तक आ गया। ठीक है, बॉडी टिश्यू से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ पहुँच गया, राइट एट्रियम में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के सर्कुलेशन हमको देखने को मिल रहे हैं, एक तो पल्मोनरी, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एक तो है पल्मोनरी और दूसरा है सिस्टेमैटिक। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, देखो राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ तक हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रिया। तो ये 2 टाइप के सर्कुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही, इसीलिए इसको बोल दिया जा रहा है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की ब्लड की मिक्सिंग हो रही है वेंट्रिकल में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हमने ऊपर कर लिया है। हार्ट जो होता है मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन दी 2 लंग्स। ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है, शेप क्या होता है, क्लिंच फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी के आकार का होता है। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होती है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। जैसे हमने लंग्स के बाहर पढ़ा था प्लूरा थी, ऐसे ही हार्ट को भी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सबको कवरिंग करता है एक लेयर, जो एक्सटर्नल शॉक से बचाता है वाइटल ऑर्गन्स को। तो हार्ट की कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम जो होती है डबल लेयर की होती है, तो इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोल देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये टी, ऐसे टी बना लेना है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये
राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो कौन कौन से सेप्टा जो हैं थिक हैं? तो देखो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं तो एट्रियो वेंट्रिकुलर, पहला एट्रियो वेंट्रिकुलर, दूसरा क्या है वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये जो हैं थिक हैं, थिक सेप्टा, थिक वॉल्ड। ठीक है, देखो जो हमने सेपरेट किया है वो क्या है, इनर वेंट्रिकुलर सेप्टा। देखो हमने वेंट्रिकुलर सेप्टा बताया ना, और सेपरेटेड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर ऑफ द सेम साइड आल्सो सेपरेट बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर दो, तो ये थिक सेप्टा है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, गार्डेड बाय वाल्व, क्योंकि वाल्व जो होते हैं ना बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व किधर होगा, देखो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड बाईं तरफ लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो बाइकस्पिड को ही हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ओपनिंग किधर होती है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में। ये आप लोग फिगर देख सकते हैं, वेना केवा हो गया, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम ये बंडल ऑफ हिस हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा हो गया, क्लियर, राइट वेंट्रिकल इधर हो गया, और ये कार्डियक टेंडनी हो गया मस्कुलेचर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हो गया, और ये एसए नोड हो गया, क्लियर। एसए नोड को ही पेस मेकर बोला जाता है, ये राइट एट्रियम हो गया। एसए नोड को पेस मेकर, एवी नोड को पेस सेटर बोला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी एंड द अरोटा रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनर वाल्व। वाल्व का फंक्शन क्या हमने बताया, वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली वन डायरेक्शन, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। देखो प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, ये वाल्व का फंक्शन होता है। देखो इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हार्ट। एसए नोड, देखो एसए नोड और एवी नोड की पोजीशन हम बता दे रहे हैं। देखो जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये राइट एट्रिया हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक ये है और एक ये स्पॉट है यहाँ पे। जो राइट एट्रियम है इसके 4 चैम्बर कर लेते हैं। तो जो रेड वाला है ना, तो राइट एट्रियम में राइट साइड ऊपर की तरफ, राइट एट्रियम में राइट साइड अपर, ये हो गया एसए नोड। एवी नोड क्या है, देखो एवी नोड राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड लोअर, ठीक है, तो ये एवी नोड हो गया। यही पोजीशन यहाँ पे दे रखी है, हाईलाइट करिए। देखो एसए नोड की पहले राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, एवी नोड की क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड कॉल्ड परकिंजे फाइबर। दिस नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, कितना, 70 से 75 पर मिनट, इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द हार्ट बोला जाता है। ठीक है, आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम पर मिनट, एवरेज कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। पेस मेकर किसको बोला जाता है, एसए नोड को, पेस मेकर ऑफ द हार्ट 70 से 75 बीट्स पर मिनट में जनरेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्डियक साइकिल का हमने सेपरेट एक वीडियो अलग से बना दिया है। ठीक है,
और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं एनसीईआरटी में उसको यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, एक बार हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ऑल दी 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन द रिलैक्स्ड स्टेज, इसी को बोल देते हैं हम ज्वाइंट डायस्टोल। क्लियर? एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा flows into the left and the right ventricle respectively through the left and right atria. SA node जो है ना, the SA node now generate an action potential which stimulate both the atria to undergo the simultaneous contraction. इसी को बोल देते हैं हम एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, इससे क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल की वजह से क्या होता है, देखो इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल, इंक्रीज हो जाता है कितना, 30% तक एट्रियल सिस्टोल की वजह से। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ड्यू टू अटेम्प्ट्स ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया। सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड कॉल्ड कार्डियक साइकिल। इसमें क्या क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड डायस्टोल, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, एट्रियल डायस्टोल होगा एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। हार्ट बीट 72 टाइम पर मिनट, दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म्ड पर मिनट। हार्ट बीट 72 टाइम होती है, इसीलिए क्या होता है, बहुत सारी कार्डियक साइकिल जो होती हैं 1 मिनट में जनरेट हो जाती हैं। कार्डियक साइकिल की अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 0.8 सेकेंड की होती है एक कार्डियक साइकिल। क्लियर? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्ड अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड, इसी को बोल देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो यहाँ पे हाईलाइट करिए, ईच वेंट्रिकल की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल की बात नहीं कर रहा है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पम्प्ड अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड, इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml। और इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए हार्ट बीट से तो आ जाएगा 5000 ml। ठीक है, ये हमारा हो गया कार्डियक आउटपुट। क्लियर? तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। हाईलाइट करिए यहाँ पे, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, डिफाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एवरेज कितना होता है, 5000 ml या 5 लीटर हेल्दी इंडिविजुअल का। द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्यों? जैसे कोई रनिंग करके आया तो हार्ट बीट बढ़ जा रही है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एज द हार्ट रेट एंड देयर बाई द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउट, ठीक है, चेंज हो सकता है। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि एथलीट में हार्ट बीट ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट साउंड के बारे में बताया गया है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, जिनको किससे मेजर किया जाता है, स्टेथोस्कोप से। पहली साउंड जो होती है उसको बोल देते हैं हम फर्स्ट हार्ट साउंड, लब होती है जो एसोसिएट होती है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। दूसरी साउंड होती है डब जो एसोसिएट होती है क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल। ठीक है, दिस साउंड आर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। लब किसकी वजह से होती है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। डब साउंड किसकी वजह से होती है, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। ठीक है, ECG में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। हॉस्पिटल में आपने मशीन देखी होगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड ECG को ऑब्टेन करने के लिए पेशेंट में जो होता है मल्टीपल इलेक्ट्रिक लीड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 ऑफ ईच रिस्ट एंड 1 लेफ्ट एंकल। ठीक
ठीक है, कंटिन्यूअस मॉनिटर किया जाता है हार्ट की एक्टिविटी को। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं एक बार। ये PQRST, पी वेव क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स किसको, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और देखो टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और इसी को बोल देते हैं एंड ऑफ सिस्टोल। क्लियर। और जितने भी QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, हार्ट बीट किससे काउंट करेंगे, QRS कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स हार्ट बीट डिसाइड कर दी जाएगी कितनी हार्ट बीट चल रही है। ठीक है, ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है इन चीज़ों का। तो P क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, T क्या है, एंड ऑफ सिस्टोल या रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स को क्लासीफाई किया गया है। ब्लड वेसल्स कौन सी, आर्टरी और वेन को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे साइड में हम लिख ले रहे हैं, ये आर्टरी 3 लेयर होंगी। देखो पहली कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। बेसिकली ट्यूनिका मीडिया के बेस पे ही इसको क्लासीफाई कर दिया जाता है, कौन सा वाइडर होगा कौन सा नैरो होगा। ये जैसे आर्टरी है और ये है हमारा वेन। वेन में कैसे, वाइडर ल्यूमेन होता है। ठीक है, वाइडर ल्यूमेन, और आर्टरी में नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब बीच में ओपन कितना है। और अगर देखो यार, अगर आर्टरी में ल्यूमेन अगर कम है ना, तो जाहिर सी बात है कि ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिक होगी, थिक ट्यूनिका मीडिया। और अगर वेन में वाइडर ल्यूमेन है तो यहाँ पे देखो ट्यूनिका मीडिया क्या है, थिन। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर। मीडिया किससे बनी होती है, स्मूथ मसल एंड इलास्टिन फाइबर। इनर लाइन किससे, स्क्वेमस एंडोथीलियम से बनी होती है। और एक्सटर्नल जो होती है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन। देखो हमने बताया ना थिन होती है, कैसे, क्योंकि ल्यूमेन इसका वाइडर है। डबल सर्कुलेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, डायग्राम बना के हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे कुछ देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये भी हमने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं जैसे बता रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन हमने देखो ये ग्राफ बना, वो हार्ट का चैम्बर बनाया था डायग्राम। ये यहाँ पे लंग्स थे, ये यहाँ पे बॉडी टिश्यू था। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये बॉडी टिश्यू से होते हुए ये था सिस्टमिक। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के राइट एट्रियम। पल्मोनरी, पल्मोनरी कहाँ से कहाँ तक था, देखो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। तो ये सर्कुलेशन के बारे में बता दिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर। ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कहाँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में। ठीक है, इसी को बोल देते हैं हम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। और ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका था। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है कॉमन होता है ह्यूमन और
फ्रॉग के अंदर। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो ये वेन बना है, ये आर्टरी है, ल्यूमेन के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी भी हमारे पास एक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, कार्डियक एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। कौन सा? मेडुला ऑब्लंगेटा। चाहे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर की बात करें या कार्डियक एक्टिविटी की, तो दोनों मेडुला ऑब्लंगेटा जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट होता है किसका? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर देता है हार्ट रेट को। ठीक है, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, और वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको मॉडरेट लेवल में लेकर के आ जाता है। एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन जो होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन वो इंक्रीज कर देते हैं कार्डियक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। सिग्नल देखो, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल लेवल में लेकर के आएगा। डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, ये सिस्टोलिक होता है, और ये होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, इससे ज़्यादा है तो कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, इससे कम है तो क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन से वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएंगे, जैसे 140/90, 110/70 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू दी हार्ट डिजीज। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे, जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को बोलते हैं कैड, एंथ्रोसाइक्लोरोसिस। ठीक है, अफेक्ट करता है वेसल्स, सप्लाई ऑफ ब्लड जो होता है वो इंटरप्टेड हो जाती है हार्ट से। डिपोजिशन किसका होता है? हमने लिखा था C2F2। देखो, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। आर्टरी जो होती है नैरो हो जाती है, C2F2। C से क्या है? 2C से कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, F से क्या है? फैट और फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है आर्टरी के अंदर, तो ल्यूमेन कैसा हो जाता है? नैरो। थर्ड है हमारा अंजाइना। अंजाइना पेक्टोरिस जो होती है, इसमें क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होने लगता है। क्यों? नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू दी हार्ट मसल्स। एंजाइना जो होती है मेन और वुमेन दोनों में हो सकती है, एनी एज, बट मोर कॉमन किस में होती है? मिडिल एज पर्सन में। हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो हार्ट नॉट पंपिंग। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट जो होता है स्टॉप बीटिंग। हार्ट अगर स्टॉप बीटिंग कर देता है, बीटिंग रुक जाती है, तो क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट हो गया। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट की मसल्स जो होती हैं सडनली डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट की मसल डैमेज होने लगती हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? हार्ट जो होता है स्टॉप बीटिंग, और हार्ट अगर पंपिंग नहीं कर रहा है तो कहेंगे हम हार्ट फेलियर हो गया। क्लियर? तो ये हार्ट के डिसऑर्डर होंगे। तो इस चैप्टर के हमने सारे ओवरऑल पॉइंट को कवर अप कर दिया गया है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको एक बार रिवाइज करिए। क्लियर? और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।